नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने मेरे इससे पहले के लेक्चर में फ्रंट एक्सल, स्टब एक्सल और स्टीयरिंग लिंकेजेस के बारे में बताया था कि वो उनकी बनावट या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है तथा उनकी वर्किंग कैसी होती है। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको यह लेक्चर आसानी से समझ में आ सके। देखिए, मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में जिसमें मैंने स्टीयरिंग लिंकेजेस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि स्टीयरिंग लिंकेजेस जो एक कन्वेंशनल टाइप जो होता है, जिसमें रियर व्हील ड्राइव होता है, फ्रंट व्हील को पावर नहीं मिलती है, यानी जो एक्सल होती है वो रिजिड एक्सल होती है। इसके द्वारा मैंने आपको स्टीयरिंग की जो कार्य प्रणाली है या वर्किंग है वो सारा समझाया था। तो इसमें ये स्टीयरिंग व्हील था, इसके अंदर स्टीयरिंग शाफ्ट है, ये बाहर एक रिजिड पाइप होता है जिसको अपन स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं। यहां पर ये जो चीज है इसको मैंने बताया था ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है। स्टीयरिंग गियर बॉक्स के क्या फंक्शंस होते हैं मैं अभी और डिस्कस करूंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैं ये बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए क्या रोल अदा कर रहा है ये गियर बॉक्स। जो स्टीयरिंग को हम रोटेट करते हैं वो इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो इसकी जो रोटेशन है उसको, ये कॉलम की एक्सिस है तो इससे 90 डिग्री पर ये जो एक्सिस ये जो शाफ्ट बाहर आ रही है गियर बॉक्स से, इसको हम क्रॉस शाफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस शाफ्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कुछ लगा हुआ है, जो मैकेनिज्म लगा हुआ है, वो क्या काम करता है कि ये जो रोटेशन हो रहे हैं किसके स्टीयरिंग शाफ्ट के जो रोटेशन हो रहे हैं उनको 90 डिग्री पर चेंज कर देता है। ठीक है, तो बस यहां इस गियरिंग बॉक्स का, इस स्टीयरिंग गियर बॉक्स का यही कार्य, और क्या इसके पर्पस है, क्या इसके एडवांटेज है, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। फिर इसका जो रोटरी मोशन होता है, कंप्लीट रोटेशन नहीं होता है इसका, पार्ट ऑफ ए सर्किल, जिसको अपन एक सेक्टर कह सकते हैं, एक सेक्टर में ही इसका मूवमेंट होता है इस तरह से, यानी एक सर्किल के कुछ हिस्से में ही इसका रोटेशन होता है टू एंड फ्रो, जिसको अपन ऑसिलेशन कह सकते हैं। यानी ये जो क्रॉस शाफ्ट है, इसके पहला एंड तो इसका इस गियर बॉक्स के अंदर है और दूसरे एंड पर ये ड्रॉप आर्म होती है जिसको हम पिटमैन आर्म बोलते हैं। जब ये घूमेगा तो ये भी पिटमैन आर्म भी ऑसिलेट करेगी, इधर या इधर, पूरा कंप्लीट चक्कर ये नहीं लगाती है। इस तरह से इसके अंदर गियर रेशो सेट किया जाता है। ठीक है, और इसके ऑसिलेशन के हिसाब से ड्रैग लिंक या लिंक रॉड आगे पीछे सरकती है, और बाकी सारा मैं डिस्कस कर चुका हूं मेरे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम केवल और केवल इस स्टीयरिंग गियर बॉक्स के अंदर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो समझेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले ये समझते हैं कि ये जो गियर बॉक्स इसके अंदर लगाया गया है, इसके और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स, जो पहला मैंने बताया आपको, ये टर्निंग मोशन, जो स्टीयरिंग व्हील का जो टर्निंग मोशन है उसको टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसका जो ये टर्निंग मोशन है इसको टू एंड फ्रो, जो पिटमैन आर्म, ये जो ड्रॉप आर्म होती है इसको पिटमैन आर्म भी बोलते हैं। ये नाम आपको विशेष तौर पर याद रख लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्टीयरिंग लिंकेजेस। तो हमें ये पता होना चाहिए, पिटमैन आर्म हुआ, टाई रॉड हुआ, ट्रैक रॉड हुआ, ये सारे नाम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टीयरिंग का जो सबसे, गियर बॉक्स का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो जो स्टीयरिंग का जो रोटेशन है उसको पिटमैन आर्म के टू एंड फ्रो मोशन में बदल देता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट और रोल ये अदा करता है जो मैंने उस दिन भी बताया था आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में,
कि ये मैकेनिकल एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है कि अधिक लोड या बाहर उठाने के लिए, ठीक है, यानी हमें ज्यादा फोर्स पैदा करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़े, ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है? या ऐसी डिवाइस जो वो क्या कर रही है? मैकेनिकल एडवांटेज पैदा कर रही है, ठीक है। तो जैसे मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई डिवाइस है, ठीक है, यहां पर लोड लगा हुआ है, मान लेते हैं 100 न्यूटन, और यहां से इनपुट हमें फोर्स लगाना है, तो मान लेते हैं 10 न्यूटन लगाते हैं और 100 न्यूटन वो उठा लेता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? लोड अपॉन अप्लाइड फोर्स, यानी हमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिला? 10 गुना फोर्स। इस जो भी डिवाइस इसके अंदर हम नहीं जानते क्या लगा हुआ है, लेकिन इसने 10 गुना ज्यादा फोर्स बाहर भेजा, यानी 10 गुना ज्यादा फोर्स पैदा किया। ये हाइड्रोलिक सिस्टम भी हो सकता है, मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है, लीवर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये समझाने के लिए यहाँ पर, ठीक है। ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो गियर बॉक्स जो होता है, इसमें भी जो भी युक्ति लगी हुई होती है, जो भी डिवाइस लगी होती है, वो भी हमें मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करती है। हमें कैसे पता लगे कि मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है? तो देखिए, जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी चीज को, आउटपुट में हम मोशन दे रहे हैं, तो अगर इनपुट का मोशन आउटपुट के मोशन से ज्यादा है, उल्टा बोले तो जो हमने इनपुट का मोशन है वो उससे कम है आउटपुट का मोशन, तो हम कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक कोई लिफ्टिंग मशीन है, ठीक है, इधर जो भी उसके अंदर है, इधर लोड लगा हुआ है और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स मान लेते हैं कि 1 मीटर नीचे आता है, नीचे इसको नीचे खींचेंगे जब तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ये सीधा नहीं है, इसके अंदर कुछ है, और जब ये 1 मीटर नीचे आता है तो मान लेते हैं लोड 0.25 मीटर ऊपर जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर नीचे जाता है तो ये 25 सेंटीमीटर ऊपर जाता है। इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई किया उसने कितना ट्रेवल किया? 100 सेंटीमीटर। इसने कितना ट्रेवल किया? 25 सेंटीमीटर, यानी कम किया। तो ये पक्का है, ये 100% श्योर है कि ये मशीन मैकेनिकल एडवांटेज पैदा कर रही है। यानी डब्ल्यू लोड को उठाने के लिए से डब्ल्यू अगर 100 है तो हमें ये कितना लगाना होगा? 25, 1/4, क्योंकि इसने मैकेनिकल एडवांटेज कितना पैदा किया? 4 गुना, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। और ये जो गियर बॉक्स होता है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स, ये मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डिजायर्ड वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो का मतलब कि हम यदि स्टीयरिंग व्हील को एक चक्कर चलाते हैं और हम चाहते हैं कि जो क्रॉस शाफ्ट है, क्रॉस शाफ्ट का मतलब अगर ये स्टीयरिंग व्हील एक चक्कर लगाता है तो ये क्रॉस शाफ्ट जो है मान लेते हैं 1/4 चक्कर चले, ठीक है। तो ये रेशो कौन प्रोवाइड करेगा कि इसके एक चक्कर में ये 1/4 चक्कर चले? इसके अंदर जो गियर बॉक्स लगा हुआ है वो ये रेशो हमें प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशो। तो जो डिजायर्ड वेलोसिटी रेशो है, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिपेंड करता है कि कितने किस व्हीकल में कितना जो वेलोसिटी रेशो वो रखते हैं। हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि स्टीयरिंग व्हील बहुत ज्यादा घुमाने पर ये बहुत कम घूमे। यानी आपने देखा होगा कि सामान्य तौर पर कॉमनली क्या होता है कि स्टीयरिंग व्हील को लगभग 1.5 चक्कर घुमाते हैं, तब ये अल्टीमेटली पहिया 45 डिग्री के आसपास घूमता है, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा वेलोसिटी रेशो चाहिए, यानी रिडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, वो ये गियर बॉक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टीयरिंग शाफ्ट टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन वो ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और क्रॉस शाफ्ट की ये है, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है क्रॉस शाफ्ट और स्टीयरिंग शाफ्ट। तो स्टीयरिंग शाफ्ट का जो रोटेशन था उसको इस गियर बॉक्स ने 90 डिग्री पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट काम है। तो इस तरह से हमने स्टीयरिंग बॉक्स के जो मेन फंक्शंस है वो डिस्कस किए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस कितने कितने तरह के हो सकते हैं। मेनली अगर देखें
तो गियर बॉक्सेस जो होते हैं स्टीयरिंग के वो 4 तरह के होते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील टाइप या वॉर्म एंड रोलर टाइप, दूसरा होता है वॉर्म एंड नट टाइप, तीसरा होता है सर्कुलेटिंग बॉल टाइप और चौथा है रैक एंड पिनियन टाइप। ठीक है, ये सभी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अपने हिसाब से अलग अलग इनको यूज करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनका कंस्ट्रक्शन भी अलग अलग होता है। तो अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम इनके वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। देखिए ये है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। ठीक है, तो देखिए ये कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से, यहां से स्टीयरिंग शाफ्ट है, ये स्टीयरिंग शाफ्ट है, तो यानी इसके अंदर देखें तो ये स्टीयरिंग शाफ्ट है। तो अगर मैं ये देखूं कि ये स्टीयरिंग शाफ्ट है तो स्टीयरिंग शाफ्ट के ऊपर कुछ लगा हुआ जो घूमता है, और ये जो क्रॉस शाफ्ट है इसके ऊपर भी कुछ लगा हुआ है जो घूमेगा, जो इसके साथ घूमेगा। यानी इस शाफ्ट पर भी कुछ एक मैकेनिकल एलिमेंट लगा हुआ है जो घूमता है, इस क्रॉस शाफ्ट पर भी कोई मैकेनिकल एलिमेंट लगा हुआ है जो घूमता है, और ये दोनों एलिमेंट आपस में मैश होते हैं या फर्मली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसका मोशन यानी इस मैकेनिकल एलिमेंट का मोशन इस वाले मैकेनिकल एलिमेंट में ट्रांसफर होता है। तो ये जो मैंने 4 आपको डिफरेंट टाइप के गियर बॉक्सेस बताए वो उनमें डिफरेंस इन्हीं मैकेनिकल एलिमेंट्स का होता है। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग शाफ्ट है और ये क्रॉस शाफ्ट है। ठीक है, तो ये दो ही शाफ्ट पर 2 मैकेनिकल एलिमेंट जुड़े हुए होंगे जिनको हम डिटेल में हर एक टाइप के गियर बॉक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा यहां पर था ये स्टीयरिंग शाफ्ट है, यानी इसमें स्टीयरिंग व्हील कहां लगा हुआ होगा, स्टीयरिंग व्हील आगे यहां पर स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ होगा। ठीक है, ये स्टीयरिंग व्हील है। ड्राइवर जब इसको घुमाएगा तो ये स्टीयरिंग शाफ्ट घूमेगी। ठीक है, ये पूरी स्टीयरिंग शाफ्ट है। अब इस स्टीयरिंग शाफ्ट पर एक कोई मैकेनिकल एलिमेंट लगा हुआ होगा जो इस शाफ्ट के साथ घूमेगा। दूसरा मैकेनिकल एलिमेंट जो इसके साथ मैश है वो ऐसे घूमेगा, यानी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये हो गई, यानी ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो इसके 90 डिग्री पर घूमेगा, यानी कैसे घूमेगा, दूसरा जो एलिमेंट है वो इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। ठीक है, ये यूं घूमेगा और ये यूं। तो देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन 90 डिग्री पर हो गई इनकी। क्लियर है चीज। और इसी पर अपनी ड्रॉप आर्म लगी होगी, जब ये घूमेगा तो ड्रॉप आर्म इसके साथ साथ ऐसे घूमेगी। ठीक है, ये इसका अल्टीमेटली पर्पस होता है। तो यहां पर जो ये 2 एलिमेंट हैं इनके नाम क्या क्या हैं, इनके नाम है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। क्या नाम है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। देखिए वॉर्म एंड वॉर्म व्हील आपने थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा और टाइप्स ऑफ गियर्स में भी पढ़ा होगा। वॉर्म क्या होता है, बेसिकली इंग्लिश के वर्ड के हिसाब से देखें तो वॉर्म होता है एक लंबा कीड़ा, जैसे केंचुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं एक ये रॉड है, इसके ऊपर यदि उसको मैं लपेटूं केंचुए के तो वो ऐसे तो लिपटेगा, और अगर मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो ये क्या बन गया, थ्रेड, एक चूड़ी बन गई। क्लियर है चीज। तो बेसिकली ये चूड़ी नट बोल्ट में जो चूड़ी आती है उस तरह से नहीं होती है, ये थोड़ी काफी इसकी थिकनेस होती है और पिच भी होती है। ठीक है, तो ये एक चूड़ी बन गई। तो बेसिकली वॉर्म क्या होता है, एक थ्रेडेड शाफ्ट होती है, यानी एक शाफ्ट है जिसके ऊपर थ्रेड्स बने हुए हैं। एक शाफ्ट के ऊपर एक ही थ्रेड होता है तो हम बोलते हैं उसको सिंगल थ्रेड। और अगर 2 थ्रेड हो सकते हैं, 2 थ्रेड हो, 3 थ्रेड हो, हम यहां पर उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिंगल थ्रेड है तो हम उसको बोलते हैं वॉर्म। ठीक है, तो वॉर्म क्या रहा, एक थ्रेडेड शाफ्ट जिसके ऊपर चूड़ियां कटी हुई है। तो वही चीज यहां पर है, यह एक थ्रेडेड शाफ्ट है, यानी ये स्टीयरिंग शाफ्ट है, इसके ऊपर ये चूड़ियां कटी हुई हैं, यानी ये क्या है, चूड़ियां हैं। अब देखिए इसके साथ क्या लगा हुआ होता है, यहां पर एक व्हील या पहिया लगा हुआ होता है ऐसे, और इसके ऊपर यहां पर इसकी परिधि पर दांते कटे हुए थे ऐसे,
ये सिंपली क्या कहलाएगा, एक गियर। ठीक है, ऐसे इस पे दांते कटे हुए हैं, यहाँ इनमें ये चूड़ियां इसमें बिल्कुल फिक्स होती हैं, फिट हो जाती हैं इसमें। तो जब ये घूमेगा अपनी जगह पर खड़ा खड़ा, अगर ये स्टेशनरी है यानी ये जो वॉर्म शाफ्ट है, ये वॉर्म शाफ्ट इस तरह से आगे पीछे नहीं चलती है, केवल अपनी जगह पर खड़ी खड़ी घूमती है। जब अपनी जगह पर खड़ी खड़ी घूमेंगी तो हमें देखिए ऐसी फीलिंग आएगी जैसे चूड़ियां ये आगे पीछे चल रही है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के हिसाब से। यानी जब ये घूमेंगी तो चूड़ियां इन दांतों को पुश करेंगी इधर या इधर। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये सिंगल थ्रेड है यानी एक ही चूड़ी है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसके शाफ्ट के एक चक्कर में, एक रोटेशन में, इस शाफ्ट के एक रोटेशन में ये कितना आगे पीछे घूमेगा, इधर या इधर, कितना घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल क्लियर है, जब ये शाफ्ट एक चक्कर लगाएगी तो ये एक चूड़ी आगे पीछे सरकेगा, यानी एक दांते के बराबर। जैसे मान लेते हैं कि इसके ऊपर 36 दांते हैं, यानी एक दांता, यहां पर एक दांता है, ये दूसरा दांता है, ऐसे 36 दांते हैं। यानी एक दांता कितने डिग्री के बराबर, एक दांता 10 डिग्री के बराबर। क्यों, 360/36 तो कितना रहा, 10 डिग्री। यानी एक दांता अपनी जगह से सरक जाता है और इसकी जगह दूसरा दांता जाता है, तो ये कितना घूम जाएगा, 10 डिग्री। तो यहां देख लीजिए आप, जब ये 360 डिग्री घूमा, कौन, शाफ्ट, तो ये कितना घूमा, 10 डिग्री। कब, जब इस पर 36 दांते हैं। ठीक है, तो जब ये 10 डिग्री घुमा तो इसके ऊपर कोई शाफ्ट पर ये माउंटेड है, तो ये शाफ्ट कितनी घूमेगी, 10 डिग्री। तो देखिए आप यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज मिला कि नहीं मिला। ये एक चक्कर घुमा तो ये उसका 1/36 1/36वां भाग घूमा है। तो इतना मैकेनिकल एडवांटेज हमको मिल गया, यानी हमें इतने गुना कम बल लगाना पड़ेगा लोड को उठाने के लिए। ये क्लियर है चीज। तो वो की वही चीज। अब ये जो व्हील होता है, इस व्हील को हम बोलते हैं वॉर्म व्हील। क्या बोलते हैं, वॉर्म व्हील। ये कुछ नहीं होता, सिंपली एक गियर होता है जिसके दांते इन चूड़ियों में फिट होते हैं, और इसको एक चक्कर घुमाऊंगा तो एक दांता आगे सरकेगा, एक और चक्कर घुमाऊंगा तो एक दांता और आगे सरकेगा। क्लियर है चीज। तो ये क्या सेट बन गया, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। अब ये वर्क कैसे करेगा, देखिए इसको जब मैं घुमाऊंगा तो ये अपनी जगह पर खड़ा खड़ा घूमेगा, यानी इसको पुश करेगा इधर या इधर। ठीक है, उसी हिसाब से मान लेते हैं कि हमने इसको इस तरह से घुमाया कि ये यूं घुमा और ये इस डायरेक्शन में गया। जब ये इधर गया तो ये इसकी जो ड्रॉप आर्म है जो इससे जुड़ी है वो यूं गई, और अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसके साथ जो ड्रॉप आर्म जुड़ी हुई है वो इस साइड में जाएगी। अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है जो दिख रहा है हमें, वॉर्म और वॉर्म व्हील वगैरह, ये सब इस गियर बॉक्स के कवर के अंदर होता है। बाहर क्या निकलता है, केवल ये क्रॉस शाफ्ट बाहर निकलती है, और उस पे जो हैंगिंग होती है वो होती है ड्रॉप आर्म, और लेकिन वो इसके साथ फर्मली बिल्कुल मजबूती से कसी हुई होती है। इसको यहां देखिए, ये यहां से ये है, यानी इसके ऊपर तो क्या है, वॉर्म, और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर वॉर्म व्हील है। ये सब इस बॉक्स के अंदर बंद है, यानी इसको घुमाया तो ये घूमा, तो ये क्रॉस आर्म घूमी, क्रॉस आर्म पर ये ड्रॉप आर्म कसी हुई है। क्रॉस आर्म पर यहां से अगर अपन देखें, ठीक है, दिख रहा है ये, तो यहां से देखें तो ये क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म पर ड्रॉप आर्म है, सॉरी क्रॉस शाफ्ट है, क्रॉस शाफ्ट पर ड्रॉप आर्म है, ये ड्रॉप आर्म है। ये आगे पीछे सर चलेगी, आगे पीछे यूं चलेगी, तो लिंक रॉड को आगे पीछे सरकाएगी। बाकी सब मैं आपको बता चुका हूं। यानी यहां पर हमें क्या समझना है अल्टीमेटली, कि स्टीयरिंग शाफ्ट से इसकी अक्ष से 90 डिग्री पर रोटेशन हमें मिले, और इस पर ड्रॉप आर्म होगी, वो इसके साथ साथ ऐसे घूमती है, इसके साथ साथ ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम रहा वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का। अब देखिए होता क्या, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करता हूं। बेसिकली इसमें होगा क्या कि लेटर स्टेज में जब इसको यूज करते रहेंगे तो ये घिस जाएंगे दांते। जब ये दांते घिस जाएंगे तो इनके बीच में गैप हो जाएगा तो प्ले या चाल हो जाएगी। ठीक है, यानी ये घूमेगा और ये नहीं चलेगा, और ये थोड़ा बहुत इधर उधर हिलेगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
अच्छा एक चीज और, ये पूरा सर्किल है यानी पूरा वॉर्म व्हील है, इसकी जगह हम, चूंकि ये पूरी तो घूमती नहीं है ड्रॉप आर्म, यानी कुछ ही हिस्सा इसका घूमता है से 30 डिग्री, तो हमें केवल इतना ही हिस्सा तो चाहिए, केवल इतना ही हिस्सा तो चाहिए इसका। तो हम इतना बिना वजह फालतू में हम इतना मटेरियल क्यों खराब करें और इस पार्ट को भारी क्यों करें। तो यदि हम केवल इतना सा हिस्सा ही यूज करते हैं इसका, किसका, वॉर्म व्हील का, तब हम इसको व्हील न कहकर सेक्टर कह देते हैं। क्या? सेक्टर, वॉर्म एंड सेक्टर टाइप। तो वॉर्म एंड सेक्टर टाइप भी वही काम करेगा जो वॉर्म एंड व्हील टाइप, लेकिन व्हील का एक बेनिफिट होता है अगर हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए अगर ये घिस गए, इनके बीच में गैप हो गया, तो हम इस सेक्टर को एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये व्हील है तो इसको एडजस्ट करने की व्यवस्था हम कर सकते हैं, जिसको मैंने यहां पर दिखाया है। तो देखिए ये जो इसका इनर डायमीटर है, किसका, व्हील का जो इनर डायमीटर है, ये वैसे सॉलिड है और यहां पर ये शाफ्ट पर चढ़ा हुआ है। यहां पर ये थोड़ा अलग तरह से इसकी व्यवस्था दिखाई। ये जो बड़ा सर्किल है ये तो है वॉर्म व्हील, ठीक है। और देखिए ये जो एक चंद्राकार आकृति है, ये जो चंद्राकार आकृति है ये है बुश, यानी बुश जो है अपने केंद्र, बुश का केंद्र कौन सा है, ये बुश का केंद्र है, ठीक है, ये बुश का केंद्र है यानी बुश का सेंटर है। तो बुश का देखिए इंटरनल डायमीटर तो यानी इंटरनल सर्किल तो बिल्कुल ठीक है, जो बाहर का सर्किल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, यानी इधर से बुश की मोटाई कम है और इधर से बुश की मोटाई ज्यादा है, ठीक है। लेकिन बुश का जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो किसके बराबर है, इस वॉर्म व्हील के इंटरनल डायमीटर के। अब देखो कैसे असेंबली है, ये मान लेते हैं कि ये शाफ्ट है, एक बार मान लेते हैं शाफ्ट है, इसके ऊपर बुश चढ़ी हुई है जो एक तरफ से मोटी है और एक तरफ से पतली है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो वॉर्म व्हील घूमेगा ये इस सेंटर के अबाउट घूमेगा, क्लियर है चीज। लेकिन अब देखिए जब ये घूमेगा वॉर्म व्हील तो इसके अबाउट घूमेगा, तो अभी, और ये है स्टीयरिंग व्हील की एक्सिस या वॉर्म की एक्सिस। तो देखिए ये दोनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई ना, यहां पर इस पे चूड़ियां होंगी, वो इससे मैश करेंगी। लेकिन मान लेते हैं घिस गई, अब हमें इसको ऊपर सरकाना है जो मैंने यहां पर दिखाया। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बुश का सेंटर वही है, बुश का सेंटर वही है। अब मैंने बेसिकली किया क्या, इस बुश को घुमाया, जो मोटा हिस्सा नीचे था वो मोटा हिस्सा ऊपर हो गया, जबकि बुश का सेंटर वही है। तो बेसिकली सरक कौन रहा है इसके साथ ये जो वॉर्म है ये ऊपर नीचे सरक जाएगा, चूंकि मोटा हिस्सा ऊपर गया तो अब ये ऊपर सरक गया। तो जो गैप हो गया था दांतों के घिसने से वो यहां पर अब गैप खत्म हो जाएगा। तो जितना गैप है उसके हिसाब से हम इसको सरका लेते हैं। अभी तो मैंने बिल्कुल जितना अधिकतम सरक सकता था उतना सरका है, मैं इस बुश को थोड़ा सा इधर रहने देता मोटा हिस्सा, या थोड़ा कम होता तो थोड़ा नीचे रह जाता। इस तरह से हम ये जो दोनों के दांते घिस जाते हैं उनके गैप को एडजस्ट करने के लिए हम ये एक्सेंट्रिक बुश बोलते हैं इसको, एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली है, इसको एक्सेंट्रिक बुश बोलते हैं, एक्सेंट्रिक बुश को यूज करते हैं। लेकिन केवल अगर अपन सेक्टर यूज करते तब हम ये नहीं कर पाते। तो ये जो अपन ने डिस्कस किया ये सारा था वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो आइए अब हम इसका एक वीडियो देखते हैं जिससे कि आपको इसकी कार्यप्रणाली या वर्किंग और क्लियर हो सके। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का कंस्ट्रक्शन काफी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं वॉर्म एंड नट टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स। तो देखिए वो का वही है, सब कुछ वही है, वही स्टीयरिंग शाफ्ट है और उसके ऊपर चूड़ियां कटी हुई है। ये जो है इसमें क्लियर दिखाया नहीं है, ये चूड़ियां हैं, ये थ्रेड है। किसके ऊपर है ये थ्रेड, ये स्टीयरिंग शाफ्ट के ऊपर थ्रेड है और इस पर एक नट है।
यानी देखिए होता क्या है बेसिकली, ये मान लेते हैं एक थ्रेडेड पार्ट है या थ्रेडेड शाफ्ट है, इसके ऊपर एक नट ये है, ये एक नट है, मेरी उंगलियां जो है वो एक नट है, ठीक है। तो अब देखिए यदि मैं नट को घूमने से रोकता हूं, यानी घूमने नहीं देता हूं, और ये जो थ्रेडेड शाफ्ट है ये अपनी जगह पर खड़ी खड़ी घूमती है, तो नट इस पर आगे पीछे चलेगा। क्लियर है, नट इस पर आगे पीछे चलेगा यदि मैं इसको घूमने से रोक दूं। ठीक है, देखिए हम इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं ये एक थ्रेडेड शाफ्ट है, इसके ऊपर एक ये नट चढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी इसमें इंटरनल थ्रेड है, इसमें एक्सटर्नल थ्रेड है। अब ये अपनी जगह पर खड़ा खड़ा घूमता है, कौन? शाफ्ट। यानी शाफ्ट इस तरह से चलती नहीं है, ये केवल घूमती है। तो अब अगर इस थ्रेड, ये जो नट है ये फ्रीली इसके ऊपर है, तो मैं इसको घुमाऊंगा तो इसके साथ साथ ये भी घूमेगा, यानी ये आगे पीछे नहीं चलेगा, केवल घूमेगा। अब मान लेते हैं मैं इसको घूमने नहीं देता, यानी इसको मैं यहां से पकड़ लेता हूं, तो अब मैं इस शाफ्ट को घुमाता हूं तो ये नट का क्या होगा? नट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्लियर है चीज? अब दूसरा, मान लेते हैं कि इस नट को न तो मैं घूमने देता हूं न यो चलने देता हूं, और इसको अगर मैं चलाता हूं तो शाफ्ट घूमती हुई इसमें अंदर बाहर जाएगी। क्लियर है? तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, वही चीज यहां पर यूज की गई है। देखिए जो स्टीयरिंग शाफ्ट है, क्या ये इधर उधर सरक सकती है? नहीं। देखिए यहां पर ये कॉलर लगाई हुई है शाफ्ट के ऊपर, तो ये इधर उधर, यानी जो ये लीनियर मोशन है शाफ्ट का नहीं हो सकता, केवल रोटेरी मोशन इसका हो सकता है, यानी ये ऐसे घूम सकती है। जब ये घूमेगी तो इसके ऊपर जो ये नट है, ठीक है, ये नट बाहर से इसकी अलग शेप है, बाकी अंदर इसके अंदर इंटरनल थ्रेड्स हैं, तो ये आगे पीछे चलेगा। जब ये आगे पीछे चलेगा तो बाहर इसमें जो बनावट है, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ये जो इसकी बनावट या कंस्ट्रक्शन है ये कैसा है? एक ये रॉड, यानी एक ये रॉड है जिसको एक एंगल पर मैंने मोड़ दिया है, ठीक है। ये जो रॉड है, ये रॉड इस नट के बाहर इसमें एक ग्रूव कटा हुआ है, उस ग्रूव में ये स्लाइड हो सकती है, यानी इस ग्रूव में ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे यूं जाएगा, नट यूं जाएगा, तो ये जो आर्म है इस नट के साथ ऐसे चलेगी, इस तरह से ऐसे। जब ये इधर जाएगी तो ये ड्रॉप आर्म इस साइड में जाएगी, जब ये आर्म इधर जाएगी तो ड्रॉप आर्म इधर जाएगी। बेसिकली ये क्या कर रहा है? ये जो आर्म है ये किससे जुड़ी हुई है? क्रॉस शाफ्ट से जुड़ी है, और क्रॉस शाफ्ट पर क्या जुड़ी हुई है? ड्रॉप आर्म। जब ये इधर जाएगी तो ये जो आर्म है ये क्रॉस शाफ्ट को किधर घुमाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी तो ये ड्रॉप आर्म इधर जाएगी, और ये इधर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी क्रॉस शाफ्ट, तो ड्रॉप आर्म इस तरह से जाएगी। और अल्टीमेटली ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म किसको चलाती है? लिंक रॉड को। बाकी सब कॉमन है। क्लियर है चीज? तो यहां से अब आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। वॉर्म एंड नट टाइप। वॉर्म वही हुआ कि एक थ्रेडेड शाफ्ट है, वहां पर इस थ्रेडेड शाफ्ट पर वॉर्म व्हील लगा हुआ था, यहां पर अपन ने क्या किया है? वॉर्म व्हील को रिप्लेस कर दिया है नट से। क्लियर है चीज? तो बाकी कार्यप्रणाली या वर्किंग स्कूल बिल्कुल वैसी ही है जैसे वॉर्म एंड वॉर्म व्हील की। तो आइए अब हम इसे समझते हैं एक वीडियो के द्वारा। आइए अब हम समझते हैं सर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियरबॉक्स का वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखिए ये ठीक वैसा ही है जैसा कि वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में था, लेकिन वहां पर
देखिए इसमें और वोर्म एंड वोर्म व्हील में क्या डिफरेंस रहा कि वहां पर शाफ्ट पे जो शाफ्ट थी, ये देखिए ये शाफ्ट थी, शाफ्ट के ऊपर थ्रेड कटे हुए थे, यानी थ्रेडेड शाफ्ट थी, और ये थ्रेड अपनी जगह से इधर या इधर नहीं चल रहे थे। क्लियर है चीज? किसमें? वोर्म एंड वोर्म व्हील टाइप गियर बॉक्स में। लेकिन जब हम सर्कुलेटिंग बॉल टाइप को देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहां पर जो चूड़ियां हैं, क्लियर है चीज, इन चूड़ियां, ये चूड़ियां सीधी इस सेक्टर से, यहां पर देखिए ये भी यही था जैसा मैंने बताया था, ये चूड़ियां थी, ये सेक्टर भी हो सकता था, व्हील भी हो सकता था। यहां पर वोर्म यानी स्टीयरिंग शाफ्ट के ऊपर जो वोर्म है यानी जो थ्रेडेड पार्ट है वो सीधा इस सेक्टर से कनेक्टेड है। यहां पर डिफरेंस है। ये जो थ्रेडेड पार्ट है यानी जो स्टीयरिंग शाफ्ट के ऊपर जो चूड़ियां कटी हुई, ये चूड़ियां कटी हुई सीधी इस वोर्म के सेक्टर से या गियर के सेक्टर से नहीं जुड़ी हुई है, नहीं मैश है। बीच में हमने एक नट लगाया है, ये एक नट है। इसका कंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है बेसिकली, अगर अपन, आप तो ये मान लीजिए कि ये पूरा एक नट है, ये कुछ नहीं है, अभी ये मान लीजिए ये कुछ नहीं है, ये एक नट है, ठीक है। नट कैसा है कि नट के इस साइड में गियर के दांते कटे हुए हैं, ये आपको वीडियो में एकदम क्लियर दिखेगा। इस साइड में ये नट के इस साइड में दांते कटे हुए हैं। दांते का मतलब ऐसा नहीं है कि चूड़ियां कटी हुई हैं, ऐसी चूड़ियां नहीं है। ये जैसे रैक में दांते नहीं कटे हुए होते हैं, जैसे ये रैक होता है, यानी स्ट्रेट एक रैक है। रैक का मतलब एक स्ट्रेट लोहे की पट्टी है और इसके ऊपर यहां पर दांते कटे हुए हैं ऐसे, यानी इसके ऊपर की तरफ दांते कटे हुए, ऐसे इसके नीचे की तरफ ये टीथ कटे हुए हैं, पूरे इसकी पेरीफेरी पर यो नहीं कटे हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो नट है ये घूमता नहीं है, इस तरह से घूमता नहीं है, केवल रेसिप्रोकेटिंग टू एंड फ्रो मोशन करता है। कब करता है? जब ये स्टीयरिंग शाफ्ट घूमती है। जैसा मैंने आपको बताया था, इस नट वोर्म एंड नट टाइप में देखिए वोर्म के ऊपर नट चढ़ा हुआ है, यहां भी वोर्म के ऊपर नट चढ़ा हुआ है, वही बात है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यहां पर नट के बाहर गियर्स के यानी गियर टीथ नहीं कटे हुए हैं। यहां पर ये एक आर्म जोड़ी जो इसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन को इसके रोटेरी मोशन में कन्वर्ट करती है। यहां पर देखिए वो आर्म नहीं है, जैसा इसमें ये आगे पीछे सरकता है नट, वैसा ही ये नट है जो इस पर स्टीयरिंग शाफ्ट पर आगे पीछे सरकता है। यहां पर क्या नट इस शाफ्ट के ऊपर ये घूमता है? नहीं घूमता। क्या यहां पर घूमता है? नहीं घूमता। तो लेकिन इसका जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो इस क्रॉस शाफ्ट तक कैसे ट्रांसफर हुआ? इसका जो ये टू एंड फ्रो मोशन था इस आर्म के द्वारा इसको ट्रांसफर हुआ। यहां पर कैसे होता है? इस नट का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ये इसके बाहर जो दांते कटे हुए हैं उनसे एक सेक्टर, व्हील सेक्टर, ये व्हील सेक्टर का मतलब कुछ नहीं है, सेक्टर का मतलब होता है एक सर्किल का कुछ हिस्सा, ये एक सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ हिस्सा है, तो बाकी हिस्सा है ही नहीं। यहां पर इसका ये सेंटर है, सेंटर पर ये क्रॉस शाफ्ट पर चढ़ा हुआ है, क्रॉस शाफ्ट पर ही ये ड्रॉप आर्म लगी हुई है, उससे ये लिंक रॉड लगी हुई जो अपन स्टीयरिंग लिंकेज में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब ये आगे पीछे जाएगा, यानी ये मान लेते हैं ये इधर जाता है, ये इधर जाता है तो ये यूं घूमेगा। अब मान लेते हैं स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से घुमाते हैं कि ये नट नीचे की तरफ जाता है तो ये इधर घूमेगा, उसके हिसाब से ड्रॉप आर्म इधर उधर जाएगी, तो लिंक रॉड इधर उधर जाएगी और जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म यानी व्हील्स एक्चुएट होंगे जो रोड पर व्हील टच हो रहे हैं। क्लियर है चीज? तो फिर इस नट और वोर्म में और इस नट और वोर्म में क्या डिफरेंस है? देखिए कंस्ट्रक्शन का तो मैंने बता दिया, लेकिन यहां पर तो इस नट की जो इंटरनल थ्रेड्स हैं वो इस वोर्म की एक्सटर्नल थ्रेड पर मैश कर रही है, यानी एक दूसरे में फंस रही है। जैसे मान लेते हैं इसकी चूड़ियां तो ये है किसकी? स्टीयरिंग शाफ्ट की, इसके ऊपर ये नट है तो नट की चूड़ियां ये हैं, ये चूड़ियां इसके अंदर फंसी हुई है, ये घूमेगा तो ये आगे पीछे चलेगा। इसमें ऐसा नहीं होता,
इसमें क्या होता है, ये जो चूड़ियां दिख रही हैं बेसिकली चूड़ियां नहीं है, चूड़ी के रूप में एक इस तरह से नाली बनी हुई है। ये मान ले शाफ्ट है, तो एक ऐसे एक चूड़ी के रूप में नाली बनी हुई है, जिसमें क्या होता है बॉल्स या छर्रे, जैसे आपने साइकिल में छर्रे देखे होंगे, बियरिंग के छर्रे देखे होंगे, बॉल्स होती हैं स्टील की, वो बॉल्स इसमें चलती है, इन नालियों में बॉल्स चलती हैं। तो कुल 2 सेट होते हैं इन बॉल्स के, और ठीक जैसी नाली, यानी आप इसको ये मान सकते हैं कि जैसे यहां बनाता हूं मैं, जैसे ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर यहां नालियां कटी हुई है ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये नालियां कटी, छर्रे इनमें चलते हैं यूं। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो छर्रे चल चल के आगे आएंगे या पीछे जाएंगे। तो अब ये इस नट को कैसे चलाएंगे, क्योंकि इसमें चूड़ियां तो है नहीं, वो इससे मैश हो नहीं रही। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे अगर ये इसके ऊपर नट है, ये नट वाला पार्ट है इसके ऊपर, तो इसमें ठीक अपोजिट साइड में इसमें भी ये नालियां इंटरनल कटी हुई होती है, यानी इंटरनल ऐसे कटी हुई है। तो छर्रे जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में यहां पर फंसे हुए होते हैं ऐसे। तो जब ये बॉल्स इसमें यूं चलेंगी तो ये नट को आगे पीछे चलाएंगी। ये वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि अपन ने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन क्यों किया, इसके अंदर बॉल्स क्यों लगाई। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, तो हमें ड्राइवर को जोर या फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है। दूसरा, ये जब हम किन्हीं 2 थ्रेड्स को, जैसे नट पर, बोल्ट पर नट चढ़ाते हैं तो चूड़ियों के बीच में क्लियरेंस रहता है, यानी बहुत बारीक खाली जगह रहती है, जिससे प्ले रहता है। प्ले यानी चाल जिसको बोलते हैं। चाल का मतलब क्या होता है कि एक शाफ्ट के ऊपर एक मैंने नट चढ़ाया, अब मैं इसको घुमा रहा हूं, न इसको घुमा रहा हूं, लेकिन ये फिर भी देखना, आप नोट करना, थोड़ा बहुत यूं इधर उधर सरक जाता है बिना घुमाए ही, जिसको बोलते हैं चाल या प्ले। वो प्ले इसमें बिल्कुल नहीं होता। आप इसकी इंपॉर्टेंस सर्कुलेटिंग बॉल की इससे समझ सकते हैं कि सभी सीएनसी मशीन्स में जहां भी पावर ट्रांसमिट करनी होती है, हम सर्कुलेटिंग बॉल टाइप यानी बॉल स्क्रूज ही काम में लेते हैं। बाकी सब कुछ आपको इसमें क्लियर है। जब इसको घुमाएंगे तो सर्कुलेटिंग बॉल्स जो है वो इसके अंदर घूमेंगी, और जब वो घूमेंगी तो इस नट को आगे पीछे चलाएंगी। जब नट आगे पीछे चलेगा तो अकॉर्डिंगली यानी उसके अनुसार ही ये सेक्टर इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। जब ये इधर उधर घूमेगा तो ये किस पर चढ़ा हुआ है, इस क्रॉस शाफ्ट पर चढ़ा हुआ है तो क्रॉस शाफ्ट घूमेगी। क्रॉस शाफ्ट पर क्या लगा हुआ है, ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म, वो ऑसिलेट करेगी। यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए, इसको मान लेते हैं इसमें कोई चाल आ जाती है, यानी स्टीयरिंग शाफ्ट को एडजस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर एक ये एडजस्टर लगाया हुआ है, एंड प्ले एडजस्टर लगाया हुआ है। मान लीजिए इसमें प्ले हो गया, थोड़ा बहुत ये आगे पीछे सरक रही है, तो ये देखिए थ्रेडेड पार्ट है, हम इसको कसेंगे। ये अल्टीमेटली ये जो पार्ट है, ये सारा पार्ट ये कुछ नहीं है, इधर से एक नट कसा हुआ है जिसमें सीट बनी हुई है, जिसपे आके क्या टिकता है, स्टीयरिंग जो शाफ्ट है उसका आखिरी एंड इस पर टिकता है, और ये बॉल बेयरिंग्स है। अगर इसमें चाल आती है तो मैं इसको कस देता हूं, इसको थोड़ा सा और कस दूंगा, तो ये चाल इसमें, यानी इसका जो प्ले है इसमें, ये थोड़ा बहुत इधर उधर सरकती है शाफ्ट, वो अब नहीं सरकेगी। ये बेयरिंग्स है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों घिस गए, इनमें गैप रह गया, तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे मैंने वोरमील में बताया था कि वहां पे एक एक्सेंट्रिक बुश यूज करते हैं, जैसा मैंने इसमें बताया था कि अगर इन दोनों के बीच में गैप हो जाता है घिसने के कारण, तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेंट्रिक बुश हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चूंकि ये सेक्टर, इसमें एक्सेंट्रिक बुश यूज नहीं हो सकती, तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो टीथ है, ये टीथ ये मोटे है ना, यानी इनकी कुछ ना कुछ ये मोटाई होगी, ऐसे या कुछ ना कुछ मोटाई होगी। तो जितनी मोटाई यहाँ पर है, ऊपर इसकी उतनी मोटाई नहीं होती है, थोड़े से टेपर होते हैं। यानी जैसे इनकी मोटाई में देखें तो ऊपर मोटाई कम, नीचे मोटाई इनकी ज्यादा होगी। तो और ये जो सेक्टर है ये अपनी एक्सिस पर ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है। तो गैप जितना है उसके हिसाब से हम, चूंकि ये जो मोटाई है किसकी, नट के ऊपर जो टीथ कटे हुए हैं टेपर्ड हैं। टेपर्ड का मतलब इस तरह से
यो मान लीजिए, नीचे से मोटे और ऊपर से पतले। तो यानी इनके बीच का जो गैप है वो हर जगह सेम नहीं है, ये मोटाई के हिसाब से। हम इसको ऊपर नीचे करके, किसको, सेक्टर को ऊपर नीचे करके, इसकी अक्ष पर ऊपर नीचे करके इनके गैप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टाइम के साथ यूज के कारण ये दांतें घिस जाते हैं और इनमें गैप बढ़ जाता है, यानी चाल हो जाती है, प्ले हो जाता है। उसको कम करने के लिए इसको टेपर बनाते हैं। किनको, नट के ऊपर है जो दांतें हैं उनको। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये बॉल तो बाहर निकल जाएंगी इसमें से। बॉल इसमें से बाहर नहीं निकलती है। इनमें ऊपर बॉल गाइड यानी एक चैनल बनी हुई होती है, बिल्कुल आखिर में जाके बॉल जो है इस चैनल में आती है और घूम के वापस इससे शुरू हो जाती है, यानी इस तरह से, ऐसे। ये आपको वीडियो में एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो आइए अब हम बॉल, सर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर का वीडियो देखते हैं। And is centered within the rotary valve in the neutral position by the torsion bar. It is an open-centered valve. It's within the piston on 24 steel recirculating balls. The sector shaft rotates on 2 roller bearings, which are constantly lubricated by the steering fluid. The sector shaft pressure seals, sector shaft teeth engage the piston rack teeth machined into one side of the piston. The pitman arm is mounted on the tapered splines of the sector shaft. The arm will get tighter on the splines the harder it is worked. The pitman arm retainer applies the initial pressure to the arm to seat it onto the shaft, and then acts as a safety device to prevent the arm from coming loose if it was not properly torqued. Relief plungers are located in both the bearing cap and cylinder head and may be either manual or automatic depending on the steering gear model. They must be correctly adjusted to obtain full turn angle or wheel cut of the steering and still prevent the axle stops from hitting the axle under full steering pump pressure. Turning the steering wheel turns the steering column and rotates the input shaft. This
वीडियो से सर्कुलेटिंग बॉल टाइप गियर बॉक्स का कंस्ट्रक्शन काफी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स कैसे काम करता है। देखिए कंस्ट्रक्शन में यानी इसकी जो बनावट है उसमें ये सबसे सिंपल टाइप का गियर बॉक्स होता है स्टीयरिंग में। इसमें देखिए यहां बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। बेसिकली ये क्या चीज है, रैक क्या होता है, रैक एक स्ट्रेट गियर होता है, ऐसे एक स्ट्रेट गियर होता है, इसके ऊपर दांते बने हुए होते हैं। पिनियन क्या होता है, एक छोटा सर्कुलर गियर होता है जिसके बाहर की तरफ दांते होते हैं। और यदि मैं इस गियर को घुमाऊं और ये गियर अपने जगह पर खड़ा खड़ा ये घूमता है यानी फिक्स है, तो ये जो रैक है ये जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा यानी यूं घुमाऊंगा तो ये रैक इधर जाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो रैक लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी ये जो रोटरी मोशन है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो गया। अब बिल्कुल सिंपल है, इसको कौन घुमाएगा, इसको स्टीयरिंग शाफ्ट घुमाएगी, यानी ये पिनियन अल्टीमेटली विभिन्न लिंकेज यूनिवर्सल जॉइंट्स के द्वारा के माध्यम से किससे जुड़ा हुआ होगा, स्टीयरिंग व्हील से, यानी स्टीयरिंग व्हील का सीधा मूवमेंट इस पर आएगा। और जब ये सर्कुलेटरी मोशन करेगा, रोटरी मोशन करेगा, तो रैक लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड सरकेगा, जो यहां पर मैंने दिखाया है। अब देखिए वहां पर तो जो ये गियर बॉक्स था किसको एक्चुएट कर रहा था, ड्रॉप आर्म को, और लिंक रॉड वगैरह को के जरिए से व्हील टर्न हो रहे थे। यहां पर रैक एंड पिनियन में देखिए बीच के सभी लिंकेज हट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ये सीधा किस पर जुड़ा हुआ होता है, सीधा ये टाई रॉड पर जुड़ा हुआ होता है। यानी कहां पर जुड़ा हुआ होता है सीधा ये, देखिए मैं आपको बताता हूं ये कहां पर जुड़ा हुआ होता है, सीधा टाई रॉड पर। अभी देखिए ये गियर बॉक्स यहां था, ये ड्रॉप आर्म थी, इसको आगे पीछे सरकाता था गियर बॉक्स, फिर ये आगे पीछे जो भी कुछ था। अब ये सब चीजें हट गई, यहां पर रैक लगा हुआ है, यहां पर रैक लगा हुआ है, और ये मान लीजिए शाफ्ट सीधी यहां आई और यहां पर पिनियन लगा हुआ है। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, ये बीच की सभी चीजें हट गई। ठीक है, जब ये गियर यानी पिनियन जो है, ये पिनियन है, इस शाफ्ट से सीधा घूमेगा तो, और ये इधर उधर फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा इसका, तो वही काम करेगा जो बाकी सारा मैकेनिज्म कर रहा था। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में कितना सिंपल हो गया रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये जो है इसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत कम होता है, यानी ये केवल और केवल लाइट व्हीकल्स में ही यूज हो सकता है। क्लियर है चीज, अगर हैवी व्हीकल्स हैं तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा चाहिए, जहां पर हमें वो जो इससे पहले हमने पढ़े हैं वो ज्यादा यूजफुल होंगे। क्लियर है चीज, तो ये लाइट व्हीकल्स में यूज होता है। दूसरा ये कहां यूज होता है, जहां पर की इंडिपेंडेंट शाफ्ट्स हैं, यानी एक तो रिजिड शाफ्ट रिजिड एक्सल होती है और एक इंडिपेंडेंट एक्सल होती है, जो मैंने आपको बताया था। क्लियर है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, बताया था मैंने, क्या बताया था कि जो फ्रंट सस्पेंशन होता है दो तरीके का हो सकता है, एक तो रिजिड एक्सल टाइप और एक इंडिपेंडेंट टाइप। तो अगर ये इंडिपेंडेंट टाइप है जो कि छोटी कार्स वगैरह में होता है, वहां पर हम इसे यूज करते हैं, किसे, रैक एंड पिनियन टाइप गियर बॉक्स को। तो यहां पर देखिए बहुत सिंपल हो गया, एक रैक है जो सीधा टाई रॉड से जुड़ा हुआ है, देखिए टाई रॉड है, जब ये इधर जाएगा तो ये यूं घूमेगा, तो देखिए ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगी, जो भी इसकी व्यवस्था है। ये क्या है, स्टब एक्सल है, ये मूव होगी फिर इसके हिसाब से। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि रैक एंड पिनियन में चूंकि बीच में जो लीवरेज के लिए, जो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए डिवाइसेस लगी हुई थी वो इसमें हट गई हैं, तो यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि ये कंस्ट्रक्शन में बहुत सिंपल है, इसलिए लाइट कार्स जो होती हैं, जो लाइट व्हीकल्स होते हैं, उनमें ये यूज होता है। तो आइए अब हम रैक एंड पिनियन सिस्टम का भी एक वीडियो देखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।